तारीख थी 25 अगस्त साल 1955। मध्य प्रदेश का भिंड जिला। शाम ढल रही थी और चंबल के बीहड़ों में सन्नाटा पसर रहा था। लेकिन वो सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले का था। एक बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। हाथ में कोई ऑटोमेटिक राइफल नहीं थी, बल्कि दूध का एक कटोरा था। वो भगवान को भोग लगा रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस हवा में वो सांस ले रहा है, उसमें बारूद की गंध घुलने वाली है। उसे नहीं पता था कि चंद पलों बाद उसके जिस्म को गोलियों से इस कदर छलनी किया जाएगा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के हाथ कांप जाएंगे। ये मौत एक अपराधी की थी या एक बागी की? ये अंत एक कातिल का था या गरीबों के मसीहा का? वो आदमी जिसने 1100 से ज्यादा डकैतियां डाली, 185 से ज्यादा कत्ल किए, लेकिन मरने के बाद जिसके नाम का मंदिर बनाया गया। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम वर्मा है। आप देख रहे हैं 302 फाइल्स। आज दास्तां चंबल के शेर दस्यु सम्राट मान सिंह की, वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश और उसकी धमनियों में बहती चंबल नदी। लेकिन इस नदी के पानी का रंग नीला नहीं, अक्सर लाल रहा है। बीहड़ यानी मिट्टी के वो ऊंचे ऊंचे टीले जो दूर से देखने में तो खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनके अंदर गुनाह और दहशत की ऐसी दुनिया बसती थी जहां पुलिस भी कदम रखने से पहले 100 बार सोचती थी। इन्हीं बीहड़ों में एक नाम गूंजा, मान सिंह। सरकारी फाइलों में वो एक दुर्दांत अपराधी था। उस पर हत्या, लूट, अपहरण और फिरौती के इतने मुकदमे दर्ज थे कि फाइलों का वजन आदमी के वजन से ज्यादा हो जाए। लेकिन चंबल के गांवों में आज भी अगर आप जाएंगे तो बुजुर्गों की आंखों में मान सिंह के लिए खौफ नहीं, इज्जत दिखाई देगी। वो उसे डाकू नहीं, दाऊ कहते थे, बागी कहते थे। आज हम उसी मान सिंह की वारदात दर वारदात पड़ताल करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक रसूखदार खानदान का इज्जतदार आदमी बंदूक उठाने पर मजबूर हुआ। वो कौन सा जुर्म था जिसने उसे सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर दिया? और आखिर में उस एनकाउंटर का सच क्या था जिसने 16 साल की बादशाहत को मिट्टी में मिला दिया? कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन यकीन मानिए, इसका एक एक पल आपको हैरान कर देगा। तो इत्मीनान से बैठिए और चलिए चलते हैं 19वीं सदी के आगरा में। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से। जगह थी खेड़ा राठौर। चंबल नदी के किनारे बसा एक खुशहाल गांव। इसी गांव में एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे बिहारी सिंह। उनके 2 बेटे थे, जसवंत सिंह और मान सिंह। मान सिंह का जन्म हुआ था करीब 1890 के आसपास। कद काठी ऐसी थी कि देखने वाला रास्ता छोड़ दे। मूछें तनी हुई, माथे पर तिलक और जुबान पर राम का नाम।
मान सिंह कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था, वो एक जमींदार था। गांव में उसका रसूख था, इज्जत थी। वो अपने काम से काम रखता था और पूजा पाठ में ज्यादा वक्त बिताता था। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। गांव में ही एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिससे मान सिंह के परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी। रंजिश की वजह थी जमीन और वर्चस्व। उस ब्राह्मण परिवार का मुखिया था तल्फी राम। तल्फी राम जानता था कि सीधी लड़ाई में वो मान सिंह से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने सहारा लिया कानून का, या यूं कहें कि कानून के दुरुपयोग का। 1928-29 का दौर था, अंग्रेजों का राज था। तल्फी राम ने स्थानीय पुलिस के साथ साठगांठ की। मुखबिरी का खेल शुरू हुआ। मान सिंह और उनके परिवार पर चोरी और डकैती के छोटे मोटे झूठे केस दर्ज होने लगे। सोचिए, एक इज्जतदार जमींदार जिसे गांव वाले अपने सिराखों पर बिठाते थे, उसे पुलिस थानों में बुलाकर बेइज्जत किया जाने लगा। लेकिन मान सिंह ने सब्र रखा। उसे लगा कि इंसाफ मिलेगा। उसे लगा कि अदालत दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन सिस्टम की दीमक उसे खोखला कर रही थी। हद तो तब हो गई जब 1929 में एक वारदात के झूठे इल्जाम में मान सिंह और उसके भाई जसवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। जेल की चार दीवारी के पीछे मान सिंह का शरीर कैद था, लेकिन उसका मन सुलग रहा था। उसे समझ आ गया था कि सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है। जब वो जेल में था, तो बाहर उनके दुश्मनों ने वो कर दिया जो राजपूत की आन बान शान के खिलाफ था। मान सिंह के घर की औरतों और बच्चों को सताया गया। उनकी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की गई। जेल में बैठे मान सिंह तक जब ये खबरें पहुंची, तो वो खून के आंसू रोया। और उसी दिन जेल की सलाखों के पीछे एक आम इंसान की मौत हुई और जन्म हुआ डाकू मान सिंह का। 1939 में मान सिंह जेल से रिहा होकर वापस खेड़ा राठौर आया। लेकिन ये वो मान सिंह नहीं था जो गया था। उसकी आंखों में अब भक्ति की जगह बदले की आग थी। गांव आते ही उसे पता चला कि दुश्मनों ने उसकी गैर मौजूदगी में उसके परिवार का जीना हराम कर दिया है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तल्फी राम के साथ था। मान सिंह ने आखिरी बार पंचायत बुलाई, सुलह की कोशिश की, लेकिन विरोधियों ने उसका मजाक उड़ाया। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। तारीख 30 जुलाई 1939। मान सिंह ने अपने बेटों जसवंत, तहसीलदार और धनवंत को इकट्ठा किया। साथ ही कुछ वफादार साथियों को भी इकट्ठा किया। हाथों में लाठियां नहीं थी, अब बंदूकें थीं। वो सीधे अपने दुश्मनों के घर पहुंचा। वहां कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई, सिर्फ गोलियां चली। तल्फी राम
और उसके परिवार के कुछ लोगों का कत्ल कर दिया गया। ये मान सिंह का पहला बड़ा गुनाह था। ये वो पल था जब उसने कानून की लकीर को पार कर दिया था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। इस हत्याकांड के बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई खेड़ा राठौर पहुंची, लेकिन तब तक मान सिंह और उनका पूरा कुनबा, बेटे, भतीजे, भाई, सब चंबल के बीहड़ों में उतर चुके थे। चंबल, वो जगह जहां सरकार का कानून खत्म होता था और बागी का कानून शुरू होता था। मान सिंह ने कसम खाई कि जब तक वो जिंदा है, पुलिस उसे हथकड़ी नहीं लगा पाएगी। और यहीं से शुरू हुआ 16 साल का वो खूनी खेल, जिसने दिल्ली तक की सरकार को हिलाकर रख दिया। बीहड़ में कूदते ही मान सिंह ने अपना गिरोह बनाया। ये कोई मामूली गिरोह नहीं था। इसमें अनुशासन फौज जैसा था। मान सिंह गिरोह का सरदार था, लेकिन सब उसे दाऊ कहते थे। उसके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1939 से 1955 के बीच मान सिंह के गिरोह ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में दहशत मचा दी। 1112 डकैतियां, 185 हत्याएं, दर्जनों अपहरण। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जहां एक तरफ पुलिस उसे खूंखार कातिल मानती थी, वहीं दूसरी तरफ आम जनता उसे रॉबिन हुड मानती थी। क्यों? क्योंकि मान सिंह के उसूल पक्के थे। गौर कीजिएगा इन उसूलों पर, जो आज के अपराधियों में देखने को नहीं मिलते। मान सिंह ने कसम खाई थी कि वो कभी महिला पर हाथ नहीं उठाएगा। डकैती के दौरान अगर घर की कोई महिला सामने आ जाती, तो वो उसे पैर छू लेता और उसे बहन या बेटी कहकर पुकारता था। अगर उसके गिरोह का कोई सदस्य किसी औरत को बुरी नजर से देखता, तो मान सिंह उसे वहीं गोली मार देता था। वो लूटता अमीरों को था, सेठ साहूकारों को था, और लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देता था। ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं कि मान सिंह ने कई गरीब लड़कियों की शादियां करवाईं। वो रात के अंधेरे में चुपचाप किसी गरीब के घर में पैसे की पोटली छोड़ आता था। जातिवाद से ऊपर उठकर उसने न्याय किया। कहने को वो क्षत्रिय था, लेकिन उसके गिरोह में और उसके न्याय में हर जाति के लिए जगह थी। पुलिस से सीधी टक्कर में वो सिर्फ पुलिस वालों को मारता था, लेकिन निहत्थों को नहीं। उसका खुफिया तंत्र इतना मजबूत था कि पुलिस स्टेशन में क्या बात हो रही है, ये खबर मान सिंह तक पहले ही पहुंच जाती थी। मुखबिर हर जगह फैले हुए थे। पुलिस जब तक मान सिंह की जगह दबिश देती, मान सिंह वहां से कोसों दूर निकल चुका होता था। आगरा, भिंड, मुरैना, धौलपुर, इन जिलों में शाम होते ही लोग कहते थे, सो जाओ, नहीं तो मान सिंह आ जाएगा। लेकिन गरीब कहते थे, काश मान सिंह आ जाए तो घर का चूल्हा जल जाएगा। एक मशहूर किस्सा है।
एक बार मान सिंह का गिरोह एक शादी वाले घर में डकैती डालने पहुंचा। घर वाले दहशत में आ गए। दूल्हा दुल्हन कांप रहे थे। मान सिंह ने बंदूक की नोक पर सारा जेवर और पैसा इकट्ठा किया। तभी उसकी नजर दुल्हन पर पड़ी। दुल्हन रो रही थी। मान सिंह का दिल पसीज गया। उसने पूछा, बेटी तू क्यों रो रही है? लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, दाऊ ये मेरी बेटी की शादी का सामान था, अब इसकी डोली कैसे उठेगी? मान सिंह ने उसी वक्त अपनी बंदूक नीचे की। उसने न सिर्फ सारा लूटा हुआ माल वापस किया, बल्कि अपनी जेब से शगुन के तौर पर और पैसे दिए और कहा, ये मेरी तरफ से उपहार है, अब ये मेरी भी बेटी है। ऐसे किस्सों ने उसे डाकू से दस्यु सम्राट बना दिया। लेकिन सरकार के लिए वो एक नासूर बन चुका था। 1950 आते आते मान सिंह का आतंक और रसूख इतना बढ़ गया था कि सरकारों की नींद हराम हो गई थी। उस पर उस जमाने में हजारों रुपयों का इनाम घोषित था। उसे पकड़ने के लिए स्पेशल एंटी डकैत स्क्वाड बनाए गए, पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई। पुलिस ने इसे कई बार घेरा, कई बार मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, लेकिन मान सिंह हर बार चकमा देकर निकल जाता। कहते हैं कि चंबल का चप्पा चप्पा उसे अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद था। लेकिन हर अपराधी का अंत तय होता है। 1955 का साल मान सिंह के लिए काल बनकर आ रहा था। पुलिस ने अपनी रणनीति बदली। अब पुलिस ने सीधे टकराव की जगह जासूसी और मुखबिरी का जाल बुनना शुरू किया। साल था 1955। भिंड जिले के पुलिस कप्तान ने कसम खाई थी, या तो वो मान सिंह को खत्म करेंगे या खुद वर्दी उतार देंगे। पुलिस को समझ आ गया था कि मान सिंह को मारना है तो उसे धोखे से घेरना होगा। एक मुखबिर ने पुलिस को खबर दी कि मान सिंह भिंड के काकरी गांव के पास आने वाला है। वो वहां किसी काम से या शायद किसी भक्त से मिलने आ रहा था। वो समय था जब मान सिंह की तबीयत भी थोड़ी नासाज रहती थी। उसकी उम्र करीब 60 के पार हो चुकी थी। पुलिस ने गोरखा रेजिमेंट की एक टुकड़ी को बुलाया। ये वो फौजी थी जो जंगलों में लड़ने में माहिर थी। प्लान बहुत गुप्त रखा गया। स्थानीय पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कई पुलिस वाले मान सिंह के वफादार थे। तारीख तय हुई 25 अगस्त 1955। मान सिंह अपने बेटे तहसीलदार सिंह और कुछ साथियों के साथ काकरी के जंगलों में रुका हुआ था। एक बरगद के पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था। उसके साथ उसका विश्वसनीय साथी रूपा पंडित भी था। मान सिंह बहुत धार्मिक था। वो हर दिन पूजा करता था। उस शाम भी वो पूजा करने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने हथियार एक तरफ रख दिए थे। हाथ में दूध का लोटा था जिसे वो चढ़ाने जा रहा था। उसे तनिक भी भनक नहीं थी कि मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। झाड़ियों के पीछे कुछ ही दूरी पर गोरखा रेजिमेंट के जवान अपनी राइफलों का ट्रिगर दबाने के लिए तैयार बैठे थे। उनकी उंगलियां कांप रही थी।
क्योंकि उन्हें आदेश मिला था, देखते ही गोली मारो। शाम के धुंधलके में अचानक एक टहनी के टूटने की आवाज आई। मान सिंह चौकन्ना हुआ। उसने आवाज दी, कौन है वहां? जवाब में कोई आवाज नहीं आई। जवाब में आई सिर्फ गोलियों की बौछार। धाएं, धाएं, धाएं। पूरा जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। पक्षी फड़फड़ाकर उड़ने लगे। मान सिंह ने फुर्ती दिखाई। अपनी बंदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गोरखा जवानों की ऑटोमेटिक हथियारों से निकली गोलियां मान सिंह के सीने और जिस्म को भेदती चली गई। कहते हैं उसे 10 से ज्यादा गोलियां लगी थी। उसका बेटा तहसीलदार सिंह भी वहां मौजूद था। वो घायल हुआ, लेकिन किसी तरह अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। लेकिन मान सिंह वो बरगद के पेड़ के नीचे ही ढेर हो गया। जिस आदमी के नाम से सरकारें कांपती थीं, वो मिट्टी में पड़ा था। उसके हाथ से वो दूध का लोटा छिटक गया था। खून और दूध मिट्टी में मिल गए थे। जब फायरिंग रुकी तो पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शेर मर चुका है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा, लंबा कद, रौबदार चेहरा और गोलियों से छलनी शरीर, वो मान सिंह था। पुलिस के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने उसकी लाश को जीप में लादा और भिंड ले गए। जश्न मनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर गांवों में पहुंची, मातम पसर गया। कई घरों में उस रात चूल्हा नहीं जला। लोगों ने कहा, हमारा राजा मर गया। ये शायद दुनिया का अकेला ऐसा मुजरिम था जिसकी मौत पर पुलिस ने मिठाइयां बांटी और जनता ने आंसू बहाए। मान सिंह की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली कहानी तो उसके मरने के बाद शुरू होती है। उसकी मौत के बाद खेड़ा राठौर गांव में उसका एक मंदिर बनाया गया। जी हाँ, एक डाकू का मंदिर। आज भी लोग वहां जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। उनका मानना है कि दाऊ आज भी उनकी रक्षा करते हैं। ये हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। सोचिए, एक सिस्टम कितना सड़ा हुआ रहा होगा कि लोगों को न्याय के लिए एक डाकू के पास जाना पड़ता था। मान सिंह ने जो रास्ता चुना वो हिंसा का था, वो जुर्म का था। कानून की नजर में वो गलत था और गलत ही रहेगा। हिंसा कभी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। जिसने 185 लोगों को मारा हो, उसे हम आदर्श नहीं मान सकते। लेकिन अगर मैं कहूं तो एक सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। मान सिंह एक बागी था जिसे हालात ने बागी बनाया। वो उस सामंती व्यवस्था के खिलाफ एक चीख थी जो गरीबों को कुचल रही थी। 302 फाइल्स पर इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ अपराध का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि इतिहास के उस पन्ने को खोलना है
जो खून और आंसुओं से लिखा गया था, ताकि हम और आप समझ सकें कि जुर्म की दुनिया में एक बार कदम रखने के बाद वापसी का रास्ता सिर्फ मौत होती है। चाहे आप कितने भी बड़े रॉबिन हुड क्यों न बन जाएं, अंत में गोलियां ही नसीब होती हैं। पुलिस फाइलों में वो फाइल नंबर 302 का मुल्जिम था, लेकिन चंबल की लोक कथाओं में वो आज भी अमर है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंबल के डाकू मान सिंह की। आपको ये दास्तां कैसी लगी? क्या मान सिंह एक अपराधी था या एक बागी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम चंबल के और भी डकैतों जैसे मलखान सिंह, ददुआ या निर्भय गुर्जर की कहानियां भी इसी तरह से लेकर आएं, तो हमें जरूर बताइए। ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची क्राइम कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें अपना चैनल 302 फाइल्स। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं सत्यम वर्मा। जल्द मिलूंगा एक नई फाइल, एक नए रहस्य और एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।